हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन या विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं या किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सब की बातें करी थी कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। तो आज हम बात करेंगे डाइल्यूशन से इन सब चीज़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है बच्चे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें पहला, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड तीसरा, इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैं बोल दूं दैट इज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है ना, डाइल्यूट करने से क्या होगा। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये तीनों ही चीज़ें किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट? फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और हमने ये पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो आयनाइजेशन है वो 100% हो जाता है, मतलब दे डिसोशिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब सीधा सीधा ये बात हुई कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा उसके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि पार्शियली आयोनाइज करता है और पार्शियली आयोनाइज करने के कारण उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम होंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पर जो कंडक्टेंस होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। बिकॉज जो कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन है, कंडक्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। कितने नंबर ऑफ आयंस? सीधी सी बात, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ज़्यादा होंगे इसलिए कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस कम होंगे इसलिए कंडक्टेंस भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे ऐसे डिपेंड करते हैं। सेकेंड अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज टेम्परेचर। हमें मालूम है चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, मोबाइलिटी ऑफ आयन बढ़ेगी और मोबाइलिटी ऑफ आयन बढ़ने के कारण कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीज एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीज। इसीलिए कंडक्टेंस भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अब हम बात करेंगे जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम। इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम बात करते हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बेटा, अगर कंडक्टेंस की मैं वापस बात करूं वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? पहला, नंबर ऑफ आयंस पर। कौन? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। सेकंड, मोबाइलिटी ऑफ आयंस, मोबाइलिटी ऑफ आयंस। तीसरा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, intermolecular forces between the ions,
मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें उसकी कंडक्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, दूसरा मोबाइलिटी ऑफ आयन कितनी है, मतलब ज़्यादा है या कम है, और तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कितने हैं, चौथा अगर मैं छोटी सी और बात कर दूं दैट इज साइज ऑफ आयन्स भी आप लिख सकते हो, साइज ऑफ आयन्स या सॉल्वेशन ऑफ आयन्स, सॉल्वेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी आयन का साइज बड़ा होगा तो उसकी मोबाइलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मोबाइलिटी कम होगी तो कंडक्शन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ आयन्स। ठीक है, यहीं पर मैं एक और छोटी सी यहाँ पे लिखती हूँ, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी के सभी फैक्टर्स हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ आयन्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस मतलब ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन या ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब वही बात हो गई, डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ, अगर हम आयन्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं दे आर ऑलरेडी 100% आयोनाइज। मीन्स अगर हम बात करें डाइल्यूशन का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं होंगे। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा कि नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि नंबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक हुआ तो वो तो 100% आयोनाइज नहीं होता है, वो तो वीकली आयोनाइज होता है, पार्शली आयोनाइज होता है। तो डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर, नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर। तो हमने पढ़ा है, ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। इसका मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा डिसोशिएट करना शुरू कर देता है। अगर डिसोसिएशन बढ़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन से, तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आ रही बात। तो पहला फैक्टर क्या कहा हमने, इंक्रीज कंडक्टेंस, इंक्रीज कंडक्टेंस कब, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। मीन्स इन नटशेल वी कैन से on dilution the conductance of the solution increase in case of weak electrolyte because number of ions increase on dilution, but इस केस में ये वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 100% आयोनाइज था। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट मोबाइलिटी ऑफ आयन। ऑब्वियस है मोबाइलिटी ऑफ आयन्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इन केस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in case of both strong electrolyte and weak electrolyte, दोनों के केस में ही क्या मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीज करेगी। देखिए सीधी सी बात, यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसकी वॉल्यूम मान लिया हमने 100 ml है। कितने ml है, 100 ml। इसमें मेरे पास 1 मोल NaCl है, मान लिया। कितना मोल, 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl का मतलब ये हुआ कि इसमें 1 मोल तो Na पॉजिटिव है और 1 ही मोल क्या है, Cl नेगेटिव भी है। मतलब कैटायन और एनायन की रेशियो कितनी है, 1 मोल। अब नंबर ऑफ आयन्स तो हमने कहा कि 1 मोल ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, मैंने इसकी वॉल्यूम को 200 ml कर दिया। कितना कर दिया, 200 ml, मतलब 100 ml और बढ़ा दिया। अब डाइल्यूशन से हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नंबर ऑफ आयन्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप देखिए ये जो आयन्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जरूर चले जाएंगे।
चले जाएंगे कि नहीं। अब इनको घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं कहूँ आपको एक छोटा सा रूम दिया जा रहा है, उसमें 10 बच्चों को खड़ा होना है, भागना है इधर उधर, ठीक है, लेकिन फिर क्या किया, आपको 2 रूम इकट्ठे प्रोवाइड कर दिए कि आपको इन दोनों में भागना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, जब आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो मोबाइलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा भागे दौड़ेंगे। सिमिलर केस यहाँ पर होगा, मीन्स मोबाइलिटी ऑफ आयन क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी बढ़ेगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब दोनों ही में मोबाइलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोर द मोबाइलिटी ऑफ आयन मोर विल बी द कंडक्टेंस ऑफ आयन। थर्ड फैक्टर, वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। क्या बात करी थी हमने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन। देखिए बच्चे फिर से आप आ जाइए, जब ये सारे के सारे 1 मोल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के पास पास थे, तो इनके बीच में क्या थे, बॉन्ड्स थे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या थे, इंटरेक्शन थे, एंड दैट इंटरेक्शंस आर कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर। और अगर आयंस के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होंगे तो मोबाइलिटी क्या होगी, कम। अगर मोबाइलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम, क्योंकि हमने कहा मोबाइलिटी ऑफ आयंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस है। जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। तो इसका मतलब अगर स्पेस ज़्यादा थी, वॉल्यूम कम थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, डाइल्यूशन कम था, तो नंबर ऑफ आयंस के लिए स्पेस कम थी, जिसके कारण उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा थे। तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज, और इधर भी इस केस में भी क्या हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, दोनों ही केस में। इसीलिए मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यहाँ पर भी मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इसीलिए कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द volume of the solution या on decreasing the concentration of the solution, intermolecular forces of interaction in case of strong electrolyte as well as weak electrolyte decrease, and hence mobility of ions increase and conductance increase. In this case also conductance increase means ये वाला फैक्टर भी और ये वाला फैक्टर भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए वर्क करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला फैक्टर वीक स्ट्रॉन्ग के लिए वर्क नहीं करता, वीक के लिए करता है। देन अगर हम बात करें साइज ऑफ आयन, सॉल्वेशन ऑफ आयन, मीन्स अगर कोई 2 सॉल्यूशंस हैं जिनकी मोलर कंसंट्रेशन तो सेम है लेकिन साइज ऑफ आयंस बड़ा है, ठीक है, अगर जिस भी सॉल्यूशन का साइज जो होगा बड़ा होगा, उन आयंस की मोबाइलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो थोड़ा कम भाग पाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आयन का साइज बड़ा हो जाएगा तो उनकी मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर मोबाइलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में हमने कहा क्या डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से यहाँ पर भी कंडक्टेंस बढ़ेगी और यहाँ पर भी कंडक्टेंस बढ़ेगी। इसका मतलब नटशेल में यानी कि कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन increase with decrease in concentration या with dilution for both weak and strong electrolyte, for weak and strong electrolyte, दोनों के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, दोनों के केस में। फैक्टर्स वीक के लिए ये चारों वर्क करेंगे बेसिकली, अगर हम इसको छोड़ दें ऊपर वाले 3 वर्क करेंगे, क्योंकि साइज ऑफ आयन तो हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर केस में कि अगर हम 2 सॉल्वेंट की कंपैरिजन की बात करें, और यहाँ पर इस केस में ये ऊपर वाला ये वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा, ये वाले फैक्टर वर्क करेंगे। हेंस फॉर वीक एज वेल एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और विद डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करें, मीन्स कंडक्टेंस तो क्या करेगी, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज, फॉर बोथ वीक एज वेल एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी,
हमें याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि कंडक्टिविटी हम किसको बोलते हैं, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं वापस एक सॉल्यूशन लूँ, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, मान लिया यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है 100 ml ही है, वॉल्यूम 100 ml ही है। ठीक है, और मैं ऐसे जनरली यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि इस सॉल्यूशन के अंदर 1000 आयंस हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस एरिया में है। बच्चे आप देखिए, अगर इस पूरे एरिया में कैटायन और एनायन जो हैं अगर वो 1000 हैं, कितने हैं 1000, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एरिया में भी लगभग 50 आयंस तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। कितने 50 आयंस, हम मान रहे हैं कि 1000 में से यहाँ पर कितने आयंस हैं 50 हैं, यू कैन कंसीडर 100 एज वेल, जितने आप चाहें। यहाँ पर कितने आयंस हैं 100 आयंस हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और इसकी वॉल्यूम को कितना कर दिया 200 ml। अब ये जो 1000 आयंस थे जो कि पहले इतने एरिया में घूम रहे थे, यही 1000 आयंस इतने एरिया में भी घूमेंगे, मीन्स अब इनको स्पेस ज़्यादा मिल गई, ये आयंस इधर भी चले जाएंगे इस एरिया में, कैटायन और एनायन। तो आप ये बताइए मुझे, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे? सीधी सी बात है, डिक्रीज होंगे ना कि इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आयंस तो कितने हैं 1000 ही हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर पहले 100 आयन थे, डाइल्यूशन पर इस एरिया से आयन उधर चले गए, इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इट्स मीन दैट वी कैन से कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, conductivity of solution decrease with dilution, decrease with dilution, because conductivity is the conductance of 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या और आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया डिक्रीज एंड हेंस कप्पा ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि ये पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू हो गई, एक पर्टिकुलर मतलब एरिया दे दिया कि इस एरिया में अगर डाइल्यूशन से पहले 100 थे, 1000 थे, कितने भी थे, डाइल्यूशन पर सीधी सी बात है वो नंबर ऑफ आयंस तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और वी कैन से विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन और विद डाइल्यूशन। तो हेंस कप्पा क्या करेगा, इट डिक्रीज, कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस बोलते हैं, और नंबर ऑफ आयंस तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर आयंस घटेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, घट जाएगी। इफ यू विल टॉक अबाउट लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए बच्चे, हमने पहले बात करी थी कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, क्योंकि हमने कहा कप्पा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन की। अगर मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन था और मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मालूम है, तो मैं उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी मेरे पास आ जाएगी, जिसको हमने कहा था मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर प्रेजेंट था। तो हमने कहा था लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। और अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑन
डाइल्यूशन या ऑन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कप्पा क्या करता है, इट डिक्रीज, कप्पा क्या करता है, डिक्रीज, बट वॉल्यूम क्या करती है, इट इंक्रीज, मीन्स कप्पा डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब ये हुआ इन दोनों फैक्टर में से जो चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी वही डिसाइड करेगी कि क्या बढ़ेगी या घटेगी, जो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है, या ज़्यादा होगा, वही डिसाइड करेगा कि लैम्डा एम कैसी वेरी करेगा। तो ये देखा गया कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच मोर देन द डिक्रीज इन कप्पा ऑन डाइल्यूशन, मीन्स ये इतना ज़्यादा इंक्रीज है कि उसके सामने ये जो कप्पा का डिक्रीज है वो नेग्लिजिबल है। दैट इज वाई ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम क्या करती है, इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो व्हाट वी कैन से दैट इज लैम्डा एम इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज on dilution kappa decrease but increase in volume is much more than decrease in kappa conductivity। कंडक्टिविटी कम घट रही है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एंड हेंस all over effect is increase in molar conductivity of the solution, molar conductivity of the solution। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और आपको बताऊंगी कि अगर हम क्या करें, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहें, डाइल्यूट करते रहें, डाइल्यूट करते रहें, सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट करते ही जा रहे हैं। हमें मालूम है अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ वीक, अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ वीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ आयंस क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के कारण जो सोल्यूशन की डेंसिटी है या सोल्यूशन की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और विस्कोसिटी के डिक्रीज होने के कारण मोबाइलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, और बढ़ने के कारण हमने कहा कि लैम्डा एम भी बढ़ेगा और कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि ये ज़्यादा बढ़ रहा था, ये कम घट रहा था, इसीलिए लैम्डा एम भी क्या हो गया हमारा, ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब अगर हम बात करें कि इफ़ कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, इफ कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो मीन्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में लैम्डा एम सी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एम नोट, जहाँ पे लैम्डा एम सी का मतलब क्या, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, एंड लैम्डा एम नोट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग molar conductivity, this is also called limiting molar conductivity, या इसके लिए और क्या वर्ड यूज करते हैं, molar conductivity at infinite dilution, infinite dilution, या molar conductivity at that is zero concentration, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन, जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लैम्डा एम सी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम नॉट molar conductivity at infinite dilution, it is also called limiting molar conductivity, ठीक है। limiting molar conductivity means lambda m भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट क्या था बच्चे, ये भी क्या था, कप्पा इंटू वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज, सॉरी कप्पा क्या कर रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज, इसका मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट भी क्या करेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट जब हमने किसी भी सॉल्यूशन में डिसोल्व किया था, उसके जितने भी आयंस थे उसकी कंडक्टेंस को क्या बोलते थे, दैट इज कंडक्टिविटी बोलते थे, और लैम्डा एम क्या था,
ये हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये सब फैक्टर्स क्या करें, मीन्स एक्सेप्ट कप्पा, ये सभी के सभी चीज़ें बाकी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने बहुत सारी बातें कर ली। मेन बात यही है कि डाइल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मोबाइलिटी ऑफ आयंस बढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगी, हेंस ऑल ओवर कंडक्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण क्या होगी, मोबाइलिटी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होने के कारण मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होंगे, और ये सब फैक्टर्स के कारण कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नोट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको हमने क्या बोला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम पर क्या फ़र्क पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें, अगर पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वेरिएशन था लैम्डा एम का या कंडक्टिविटी का, लैम्डा एम का, वो क्या था, बहुत ज़्यादा, आप ये बोल सकते हो ऐसे नहीं था, शार्प नहीं था कि एकदम से, मतलब जो कर्व थी वो बहुत स्टीप थी। मीन्स अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं, चलो पहले मैं एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक इक्वेशन बताती हूँ, डिबाय हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन, डिबाय हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को डिबाय हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। मीन्स lambda m naught for any strong electrolyte can be determined with the help of Debye-Huckel-Onsager equation. Debye-Huckel-Onsager equation. And what is this Debye-Huckel-Onsager equation? That is equal to lambda m at any concentration C. It is equal to lambda m naught minus, that is A और कंसंट्रेशन की अंडर रूट, या C1 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यानी कि लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर 1/2, सी की पावर 1/2 मीन्स दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाय-हक्kel-ऑनसैगर इक्वेशन। और इस इक्वेशन का क्या यूज़ था कि इस इक्वेशन से आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाल सकते हो, लैम्डा एम नोट निकाल सकते हो, क्योंकि हम लैम्डा एम नोट निकालना चाहते हैं। देखिए कैसे किया गया, let we draw a graph between lambda mc with respect to square root of the concentration C. lambda mc और square root of concentration C के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो अगर आपको याद है हम एक इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं इस इक्वेशन को इसके टर्म में चेंज कर लेती हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लैम्डा एम सी इट इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी प्लस लैम्डा एम नोट। ठीक है, अब ये क्या हो गया y, ये हो गया x, इसके रिस्पेक्ट में तो ग्राफ ड्रॉ किया है हमने लैम्डा एम सी अंडर रूट सी। अगर आपको मालूम है ये जो वैल्यू होती है दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, और स्लोप की वैल्यू कितनी है माइनस ए, मतलब स्लोप कैसी है नेगेटिव, स्लोप कैसी है नेगेटिव। और अगर हम बात करें इसकी, ये किसकी वैल्यू होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है, और जो कैसा है पॉजिटिव, और जिसकी वैल्यू कितनी है लैम्डा एम नोट। हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो इक्वेशन है डिबाय-हक्kel-ऑनसैगर इक्वेशन, इससे लैम्डा एम नोट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को निकालने की कोशिश की है। और उसके लिए हमने क्या किया, लैम्डा एम सी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ किया। वहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो थी माइनस ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, यानी कि नेगेटिव स्लोप आएगी, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, और वैल्यू कितनी है लैम्डा एम नोट। तो HCl के लिए एक ग्राफ बनाया गया, तो ये देखा गया कि कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ऐसा।
KCl के लिए, HCl के लिए ऐसे ग्राफ ऑब्टेन हुए फॉर HCl एंड फॉर KCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl और KCl। हालांकि अगर मैं कहूँ थोड़ा सा और आप इसको अगर वैसे बना दें स्टिफ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्ट्रेट्स ऐसे। मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन से लैम्डा MC पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देख रहे हैं इस तरफ तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है। अब कह रहा है कि अगर मैं इन ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ, अगर इन ग्राफ को क्या कर दिया जाए, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाए, तो ये ग्राफ यहाँ पर कट कर जाएंगे, और ये क्या हुई, ये वैल्यू हुई किसकी, लैम्डा m0, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, है ना। और ये किसकी वैल्यू हुई, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा m0 यानी कि इंटरसेप्ट। मीन्स किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम डिबाय-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन का यूज करके लैम्डा m0 निकाल सकते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब बिहेवियर स्टडी किया गया इसी ग्राफ से, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा था। ठीक है ना, कैसा बिहेवियर था इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटी, देयर इज वेरी शार्प इंक्रीज इन द लैम्डा MC। ठीक है, और इस ग्राफ को आप चाहे इनफाइनाइट उस तक एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, ऐसे ही कहीं तक भी। ठीक है ना, इसको आप कहीं तक भी ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, ये ग्राफ कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। मीन्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिबाय-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि लैम्डा m0 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें निकालनी है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा m0 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम डिबाय-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन by extrapolating the graph, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आप लैम्डा m0 निकाल सकते हैं। बट लैम्डा m0 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, cannot be determined by using this equation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे वीक के लिए लैम्डा m0 निकालनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको कोलरेशियस लॉ बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये व्हाट इज कोलरेशियस लॉ। कोलरेशियस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी हम एक बार वापस एक इक्वेशन लिखते हैं, हम डिबाय-हक्केल-ओनसैगर इक्वेशन, जो कि लैम्डा m0 माइनस a√c है। तो हमने यहाँ पे बात करी है, तो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट जो कि डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि सब पे डिपेंड करता है। और ये देखा गया जो वैल्यू ऑफ A है, ऐसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, मैंने कहा NaCl, KCl, KNO3, ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल ले लिया CaSO4, MgSO4, फिर हमने एग्जांपल ले लिया K2SO4 या फिर Na2SO4 लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ +1 -1 +1 -1 +1 -2, ये +2 -2 +2 -2, ये +1 -2 +1 -2, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनको 1:1 टाइप, इनको 2:2 टाइप, और इनको 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट बोला गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
कैटायंस एंड एनायन फर्निश्ड बाय दीज इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बेसिस पर ये कहा गया कि ये जो ए की वैल्यू है इन सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी, सेम, जो 1:1 टाइप के होंगे, और जो ये होंगे 2:2 टाइप, उनके लिए भी ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और 1:2 टाइप के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।